नमस्ते। तो फ्रिक्शन कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है। तो आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, एंड दैट क्वेश्चन इज कि किसी भी बॉडी को पुश करना आसान होता है या पुल करना आसान होता है। तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इज इट इजियर टू पुल और टू पुश। ठीक है, समझते हैं इस बात को। तो मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। मान लो ये एक सिचुएशन ले रहा हूं मैं आपके सामने कि एक ब्लॉक है और उसे मैंने कोई एक फोर्स F से पुश किया। ओके, वी आर अप्लाइंग फोर्स हॉरिजॉन्टली। तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट दिस ब्लॉक स्टार्ट्स टू स्लिप। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मैंने यहाँ पे म्यू दे दिया, तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच इट विल जस्ट स्टार्ट टू स्लिप विल बी इक्वल टू Fs max। यस। और आप इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से मुझे बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इस ब्लॉक पर नॉर्मल कितना आ रहा है। इट्स सिंपल सिचुएशन। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू mg के इक्वल ही है। तो एफ मिन अपने पास कितना आ जाता है? एफ मिन अपने पास यहाँ पे आ जाता है दिस म्यू इंटू एन, और जो बन जाता है म्यू mg। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स नीडेड। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है वो डायग्राम किस कंडीशन में बनाया हुआ है कि बॉडी को पुश कर रहा है। ठीक है, पुशिंग हॉरिजॉन्टली। ओके, दूसरा सिचुएशन मैं यहां पे बना सकता हूं, दैट इज पुलिंग हॉरिजॉन्टली। पुलिंग हॉरिजॉन्टली। In this situation, see what will happen. Let us take same block kept on same surface. Okay, same block kept on same surface and we are applying a pulling force F. ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज सेम। तो आप क्या देख पाएंगे? मिनिमम फोर्स नीडेड टू make this body slip while pulling will be equal to again Fs max, which is equal to mu into n। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो आपका n है वो किसके इक्वल होगा? mg के। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि n mg के इक्वल हो, वो आप सीख चुके हैं कि n कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छी बात। तो यहां पे आपके पास क्या मिल जाएगा? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू mg। तो इन दोनों डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मेरा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज सेम। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि पुशिंग एंड पुलिंग आर इक्विवेलेंट इफ वी आर अप्लाइंग देम पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। यस, ओके। बट इन रियलिटी हम हॉरिजॉन्टली ना तो पुश करते हैं और ना ही हॉरिजॉन्टली पुल करते हैं। हम कुछ एंगल पे पुश करते हैं और एंगल पर ही पुल करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि उस केस में क्या होगा। तो यहां पे कंक्लूजन क्या है? आप लिख लीजिए यहां पे कंक्लूजन, दैट इट इज equivalent to pull or push while pull or push are applied parallel to surfaces in contact। ठीक है, ये से स्पेशल केस ट्रीट करना है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसे अपन मानेंगे कि वी आर पुशिंग एट एंगल एंड पुलिंग एट एंगल। उसमें समझते हैं क्या होगा। सो सी, ये जनरल केस है और आपसे अगर पुल या पुश पूछा जाए तो आपको यहां से ही आंसर करना है। इन जनरल हम पुश की बात करते हैं, तो अपन पुश कैसे करते हैं किसी भी बॉडी को, ये समझ लीजिए। सो दिस इज द बॉडी, हम पुश ऐसे करते हैं, ऐसे। दिस इज एफ। आप मुझे ही देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये बोर्ड ही है या यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो मैं ऐसे धक्का मारूंगा एंगल पे। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मेरा जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली ना जाते हुए कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो देखिए क्या एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैंने मान लिया कि ये जो एफ है वो कितना एंगल बना रहा है? एफ इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। दिस इज द सेम बॉडी ऑफ मास m, और यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को म्यू मान लिया। ठीक है, अब आप समझिए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f सो दैट द ब्लॉक स्टार्ट टू मूव। लेट्स चेक। तो आपको f को क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व। तो f को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो f का यहाँ पर कंपोनेंट कितना आएगा अपने पास? f cos थीटा। नीचे की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? f sin थीटा। ठीक है, बाकी फोर्सेस तो यहाँ पे लग ही रहे हैं। तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम समझ लीजिए क्या आने वाला है।
सो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आएगा बच्चों mg नीचे, यस, नॉर्मल ऊपर, नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, F sin थीटा। सो नीचे की तरफ एक और फोर्स आ रहा है विच इज F sin थीटा, और सामने की तरफ एक फोर्स आ रहा है, इट इज F cos थीटा। अब आएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो इसे स्लिपिंग का जो अटेम्प्ट हो रहा है बच्चों यहाँ पे, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इट इज इन राइटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा आपका, वो कैसे लगेगा आपको, लेफ्टवर्ड। तो यहाँ पे लगेगा आपका फ्रिक्शन, और हम सॉल्व कर रहे हैं कि ये इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, सो वी आर सॉल्विंग फॉर इम्पेंडिंग स्टेट सिचुएशन इन दिस केस। सो इसलिए मैंने मान लिया कि मेरा ये फ्रिक्शन स्टैटिक है और ये अपनी किस पे होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे। वी आर सॉल्विंग फॉर मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्लिप। ब्लॉक इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम, हम लिख सकते हैं ब्लॉक इज इन impending state, block is in impending state, it is in equilibrium still, impending state का मतलब है equilibrium में है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, you can write few things। सबसे पहले वर्टिकल में आपका जो n है वो किस किस के इक्वल होगा, mg प्लस f sin थीटा। मतलब जो पुशिंग की जो एक्शन है आप एंगल पे लगा रहा है, इससे आपका नॉर्मल फोर्स बढ़ गया। अब आपको पता नॉर्मल बढ़ गया तो फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा और उसे ओवरकम करने में एफर्ट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो देखिए, और हॉरिजॉन्टल में आप क्या लिखेंगे, आप देख लीजिए f cos थीटा किसके इक्वल, fs max। तो एक इक्वेशन आप बनाएंगे कि f cos थीटा इज इक्वल टू fs max। सो f cos थीटा इज इक्वल टू fs max। ठीक है, तो अब आपको क्या मिल गया यहाँ पे, fs max को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू s इंटू एन। अब एक ही म्यू दिया है, अपन उसे ही म्यू एस और उसे ही म्यू के मान लेते हैं। एन की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो आप पुट कर लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा f cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। तो f निकालना है, आप इसे इस साइड ले आइए, सो यू विल गेट f cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू, अच्छा हम म्यू को मल्टीप्लाई करना भूल गए तो एक काम करते हैं, म्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो ये जो टर्म है वो आपको मिलेगा म्यू mg प्लस म्यू एफ साइन थीटा। सो इट विल बी म्यू mg प्लस म्यू एफ साइन थीटा। अब इसे आप इस साइड लेके आएंगे, सो व्हाट विल यू गेट हियर, यू विल गेट म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू mg। f कॉमन निकाल लीजिए तो आपको बच जाएगा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इट्स नॉट ए डेरिवेशन, आई एम सॉल्विंग ए सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स ए क्वेश्चन। आपको बोल देता है फोर्स इज अप्लाइड एट थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f सो दैट ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव। इट्स ए परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो लर्न द स्टेप्स। सो f की जो मिनिमम वैल्यू है मेरे पास वो क्या निकल के आ रही है, इट इज म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस mu sin theta. So this is the minimum force required while we are pushing a body in reality। हम हमेशा कुछ एंगल पर ही पुश कर रहे होते हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हम 0 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से पुश नहीं कर रहे। हाँ, इसमें अगर मैं थीटा को 0 डिग्री रख दूं तो क्या आ रहा है आंसर, आप देखो cos 0 1 बन जाएगा, sin 0 0। तो f मिनिमम इज म्यू mg, जो अभी हमने देखा था हॉरिजॉन्टल पुश के केस में। तो समझ लीजिए इस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है म्यू mg से या कम लगाना पड़ रहा है, इस केस में आपको म्यू mg से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, बिकॉज आप म्यू mg को डिवाइड कर रहे हो इन नंबर लेस देन 1। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये नंबर 1 से छोटी, cos थीटा में से 1 से छोटा, उसमें से आप कुछ और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपका जो डिनोमिनेटर है वो 1 से छोटा आने वाला है। तो आपका जो f मिनिमम है हम यहाँ लिख सकते हैं हियर f min is greater than mu mg। तो हॉरिजॉन्टल में पुश करने में जितना एफर्ट लग रहा है उससे ज्यादा एफर्ट एंगल पे पुश करने में लग रहा है। अब एंगल पे पुल करने में क्या होगा ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया पुश वाला केस, इसे संभाल के रखिए कंपैरिजन के लिए। तो चलो अब पुल करना देखते हैं अपन। Okay, let us understand pulling at some angle. Block, mass m,
और सिर्फ पुल किया जा रहा है एट एन एंगल एफ बाई फोर्स एफ एट एन एंगल थीटा। सेम वे केप्ट ऑन ए सरफेस, और सरफेस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू। तो अब मुझे फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ नीडेड सच दैट दिस ब्लॉक स्टार्ट्स टू स्लिप। तो क्या करूंगा मैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपन। तो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम हियर। तो मेरे पास ये ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्सेस आएंगे वो कौन कौन से आएंगे अपने पास, को रिजॉल्व कर लें एफ को। तो एफ का एक कंपोनेंट अपने पास इधर बनेगा क्या, एफ ऑफ cos थीटा ऊपर f sin थीटा। these are component of f we'll get। okay, so इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे ये फोर्सेस तो आ ही जाएंगे, f cos थीटा ऊपर की तरफ, f sin थीटा नीचे की तरफ, mg ऊपर की तरफ नॉर्मल और पीछे की तरफ fs। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ f के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जो फ्रिक्शन है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। तो दिस ब्लॉक इज आल्सो इन इम्पैंडिंग स्टेट। तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्लॉक इज इन इम्पैंडिंग स्टेट, इम्पैंडिंग स्टेट, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास कंडीशन, वर्टिकल में क्या लिख पाओगे आप कि n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। यानी यहाँ पे जो नॉर्मल आ रहा है आपके पास वो कितना निकल के आ रहा है, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ का एक एडवांटेज क्या हो गया कि यहाँ नॉर्मल mg से भी कम हो गया। यस, और नॉर्मल कम रहेगा तो फ्रिक्शन भी कम चाहिए होगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में समझिए, तो एक्स डायरेक्शन में क्या लिखोगे आप कि दिस एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ एस मैक्स। तो ये जो लिखा मैंने वो वाई डायरेक्शन में लिखा, ठीक है। आपको ऐसे इक्वेशन लगाने हैं, एक्स डायरेक्शन रिजॉल्व करके, ये मेरे लिए x है, ये मेरे लिए y है। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एफ cos थीटा इज इक्वल टू म्यू और n की जगह मेरे पास mg माइनस एफ साइन थीटा। तो क्या आ रहा है, f cos थीटा इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा। तो इसे अपन इधर ले आते हैं f कॉमन, सो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। ओके, तो यहाँ पे f का मिनिमम वैल्यू कितना निकल के आ जा रहा है अपने पास, म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। I hope you can understand till here. So we are getting mu mg divided by cos theta plus mu sin theta. This is minimum value of f. अब कंपेयर करिए इसे हमारे पुराने नंबर्स के साथ, ठीक है। ये तो किस केस में आया आपका, पुलिंग एट एंगल, ठीक है। मिनिमम पुराना अभी जस्ट जो सॉल्व किया मैंने वो कितना आया था, म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये रिजल्ट कब आया था आपके पास, पुशिंग एट एंगल, पुशिंग एट एंगल। और एक तीसरा रिजल्ट आया था हमारे पास, वो क्या है, थर्ड रिजल्ट, इट इज एफ मेन इज इक्वल टू म्यू mg। और ये कब आया था, पुल और पुश हॉरिजॉन्टली। इसमें पुल और पुश इक्विवेलेंट थे, एंगल पे कर रहे हैं तो ये रिजल्ट हमें दिख रहे हैं। अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, ये जो पुल वाला रिजल्ट है वो म्यू mg से भी छोटा है, क्योंकि आप cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है, ये भी 0-1 के बीच में, ये भी 0-1 के बीच में, इनका समेशन 1 से ज्यादा आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि मेरा जो एफ मिन है वो म्यू mg से भी छोटा आएगा, और यहाँ पे एफ मिन म्यू mg से बड़ा आएगा, और यहाँ पे एफ मिन म्यू mg के इक्वल आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ओके। हालांकि हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि एफ मिन हमेशा म्यू mg से छोटा आएगा, थीटा की आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू पिक करनी पड़ेगी, पर यहाँ तो बोल सकते हैं कि फॉर एनी थीटा दिस एफ मिन विल बी ग्रेटर देन म्यू mg। मींस एंगल पे पुश करना सबसे गलत डिसीजन है। अगर आप एंगल पे पुश करते हैं ब्लॉक को
तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा जिससे कि बॉडी स्लिप करना स्टार्ट कर जाए। हॉरिजॉन्टली पुश करना एक बीच का डिसीजन है, बहुत बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। हाँ, एंगल पे पुल करना एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये फोर्स कम से कम मुझे दिख रहा है इन तीनों में अगर मैं प्रॉपर थीटा पिक करूं। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है इन जनरल कि पुलिंग इज इजियर देन टू पुश ए ब्लॉक। लिख लीजिए आप ये कंक्लूजन, इट इज इजियर टू पुल ए बॉडी देन टू पुश। रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, पुल करने से आप नॉर्मल कम कर लेते हैं, नॉर्मल कम करने से आप फ्रिक्शन कम कर लेते हैं, ठीक है, और पुश करने से आप नॉर्मल बढ़ा लेते हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है, तो आपको एफर्ट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन उठता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा वी विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स टू पुल ए बॉडी। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व फॉर दैट केस। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लिखिए क्वेश्चन के जैसे लिखिए, ए बॉडी इज पुल्ड by a force at an angle theta with horizontal, by a force at an angle theta with horizontal, find minimum value, ऐसे लिखो, मिनिमम मत लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट it requires least amount of force to pull given friction coefficient between the body and the surface is mu. So here's the question कि एक ब्लॉक है, वो एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और इस पर मैंने कोई फोर्स F लगा दिया एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे F कम से कम रिक्वायर्ड हो। अच्छा, आधा सॉल्यूशन तो पुराने जैसे ही चलेगा, पुल वाले केस का मैं डायरेक्ट F की वैल्यू लिख रहा हूं जो हमने सॉल्व किया था। तो F की जो मिनिमम वैल्यू आई थी मेरे पास, उसका कितना आया था, ये म्यू mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस म्यू साइन थीटा, यही आया था। ठीक है, पुलिंग के केस में। अब मुझे जो लीस्ट करना है, सो वी हैव टू मिनिमाइज एफ मैन। किसके रिस्पेक्ट में मिनिमाइज करना है, थीटा। थीटा इज द वेरिएबल। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई जिस थीटा के लिए ये जो डिनोमिनेटर आप देख पा रहे हैं, ये डिनोमिनेटर जिस थीटा के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा, उसी थीटा के लिए मेरा ये जो एफ मैन है उसकी लीस्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, मींस वी हैव टू maximize which function, the denominator, which is cos theta plus mu sin theta. This term we have to maximize. मान लीजिए let us consider this term to be some anything you can consider. Let's consider this as to be some x. मतलब मुझे x को मिनिमाइज करना है, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करूंगा मैं x को थीटा के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज, मैं dx by d थीटा को 0 पुट कर दूंगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। और दूसरी होती है d2x by d थीटा 2 को लेस देन 0 दिखाऊंगा, तो आ जाएगा मेरा मिनिमा कंडीशन। सॉरी, मिनिमा कंडीशन दिखाना है तो d2x by d थीटा 2 को मैं ग्रेटर देन 0 दिखाऊंगा, आपको याद होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, dx by d थीटा, तो डिफरेंशिएशन करें, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, म्यू कांस्टेंट है, बाहर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, म्यू cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सो म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा tan theta, so theta turns out to be tan inverse mu.
अब आप ये भी प्रूफ करिए कि आपका जो d2x बाय d थीटा 2 टर्म है वो क्या आ रहा है, प्रूफ वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बिकॉज दैट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। ओके, अब पॉइंट ये है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आपको क्या करना है, ये इसका पहला डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, इसे आप एक बार और डिफरेंशिएट करिए और उसमें tan थीटा की जगह म्यू पुट कर दीजिए और देखिए कि वो टर्म क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ट्राई दिस एज होमवर्क। ओके, अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ, मेरा जो थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, tan इनवर्स म्यू, यही मेरा क्वेश्चन था कि फाइंड दैट थीटा फॉर विच दिस वैल्यू बिकम्स मिनिमम। ओके, अच्छी बात है। अब हम निकाल भी लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू हो रही है मिनिमम, उसका अमाउंट कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, मेरे पास tan थीटा की वैल्यू अवेलेबल है, तो मैं tan थीटा की हेल्प से sin थीटा और cos थीटा निकाल लेता हूं। सो फॉर f min टू बी लीस्ट, हम बोलेंगे कि tan ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू, दिस इज द कंडीशन। ओके, सो अब मुझे tan थीटा की वैल्यू म्यू पता है, आप लोग को आता है इतना तो, है ना, तो थीटा, tan ऑफ थीटा, तो tan थीटा को क्या लिखोगे आप, म्यू डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, इसे म्यू और इसे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू स्क्वायर प्लस 1। मैंने कुछ नहीं किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, तो यहाँ से आप साइन ऑफ थीटा को क्या लिखोगे, इस डायग्राम से आप लिखोगे म्यू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आप कॉस ऑफ थीटा को क्या लिखोगे, कॉस ऑफ थीटा को आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं हम यहाँ पे टू फाइंड आउट व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ मिन। सो एफ मिन की लीस्ट वैल्यू, एफ मिन लीस्ट इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। सो cos ऑफ थीटा मेरे पास कितना आ रहा है, 1 बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 और साथ में प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा, तो एक म्यू ऑलरेडी है तो ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है हमें ये वैल्यू, इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस नंबर आई विल गेट एफ मिन इज लीस्ट, एफ मिन की भी कम से कम वैल्यू इज इक्वल टू, एलसीएम लेके ये ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी म्यू टाइम्स रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आप इसे कितने टाइम्स कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो आपको मिनिमम फोर्स की जो लीस्ट वैल्यू आ रही है, एफ मिन लीस्ट, वो कितनी निकल के आ रही है, इट इज म्यू एम जी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस म्यू स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू। सो मैं चाहता हूं कि आप ये ध्यान रखें ना, रिमेंबर इट एज ए नोट, क्या ध्यान रखिए कि पुलिंग इज ईजियर than to push a body on a rough surface। तो आज हमने यहां तक जो पढ़ा है उसका मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं, जो हमें ध्यान रखना है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब उसमें से भी कौन से केस में पुल करना सबसे इजी होता है, व्हेन यू रिक्वायर द लीस्ट फोर्स, तो उसके लिए आप एक डायग्राम याद रख लीजिए कि लीस्ट एफर्ट कब लगता है। ठीक है, व्हेन tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू, आप वो एंगल पिक करिए हॉरिजॉन्टल के साथ जिससे आपका tan थीटा किसके इक्वल आ जाए, म्यू के इक्वल आ जाए, दैट रिक्वायर्स द लीस्ट एफर्ट इन दिस केस, और वो लीस्ट एफर्ट की वैल्यू कितनी है, सो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे और ऐड कर लीजिए, यानी आप इतना ध्यान रखिए कि पुलिंग ईजियर होता है पुश करने से, और अगर आप वो एंगल पिक करते हैं पुल करने में जिससे tan थीटा म्यू के इक्वल आ जाए, इसी tan थीटा इक्वल टू म्यू एक और जगह एंगल ऑफ रिपोज का भी यही आइडिया था। ठीक है, सो वहां भी आता है ये, तो और उस समय आपको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पुल करने में, आप यही पूछ सकते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स नीडेड टू पुल ए बॉडी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स नीडेड टू पुल ए बॉडी, दैट इज म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। यू चेक, दिस इज लेस देन म्यू एम जी, इट इज लेस देन म्यू एम जी, म्यू 1 से छोटा भी रहे तब भी 1 प्लस समथिंग 1 से बड़ा रहेगा ना,
यस, 1 से बड़ी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ओवरऑल आंसर म्यू एम जी से छोटा आएगा. यू कैन चेक दिस इज द लीस्ट फोर्स नीडेड टू पुल ए बॉडी. यानी हॉरिजॉन्टली पुल करने से भी अच्छा है कि आप कुछ एंगल पे पुल करें. और किस एंगल पे पुल करें? tan थीटा इक्वल टू म्यू. से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि म्यू की वैल्यू 1 है तो आप किस एंगल पे पुल करना प्रेफर करेंगे? You will prefer to pull the body at an angle 45 degree with the horizontal. If I say mu की value 1 by root 3 है, then you will prefer to pull the body at an angle of 30 degree. Okay? तो engineering applications में ये आइडिया बहुत यूज होता है. एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है. So मैं मानता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछ सकते हैं. चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर. ठीक है? So we are still dealing with the friction. Okay. Now next. टू ब्लॉक प्रॉब्लम मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं. ध्यान से समझिएगा. ठीक है? 3 ब्लॉक प्रॉब्लम नीट में नहीं पूछे जाते, जेई में कभी कभी आ जाते हैं, तो मैं उनको अगले लेक्चर में बता दूंगा. तो अभी अपन बात करने वाले हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की. सी, मैं इसे एज ए क्वेश्चन ले रहा हूं, पर आपको इसे एज ए कॉन्सेप्ट ट्रीट करना है कि थिंकिंग क्या जा रही है, आइडिया क्या यूज कर रहे हैं. ठीक है? जैसे एक ब्लॉक है मेरे पास. Let's take a block of any mass, say small m. Take another block of mass capital M, kept on a surface, and I am applying a force. I am applying a force on these blocks. See, let us see. I am applying force on the lower block. मैं मान लेता हूं ये सरफेस मेरी स्मूथ है. आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है. ये सरफेस मेरी रफ है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है. वेल एंड गुड, समझते हैं. अगर टॉप सरफेस ऑफ द लोअर ब्लॉक, लेट्स गिव दिस नेम ब्लॉक्स ए एंड बी. मान लीजिए देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी. देन मैं अगर बी को खींचूंगा तो ए आगे नहीं जा पाएगा. देखो क्यों? ए का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो रहा है ए के साथ, समझिए. ए के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं बच्चों, वो सिर्फ क्या आ रहा है? उसका mg, और उसके ऊपर नॉर्मल कौन लगा रहा है? नॉर्मल ऑन ए बाय बी. ये दो ही फोर्सेस आ रहे हैं. क्या आप देख पा रहे हैं ए के ऊपर कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है? नहीं. हाँ, वो कौन सा फोर्स हो सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए के ऊपर? फ्रिक्शन हो सकता है. यस. हाँ, अगर मैं फ्रिक्शन भी कब हो सकता है? जब वो सरफेस रफ हो. यस. तो अगर ए और बी स्मूथ हैं, दे आर स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन देम, इन दैट केस अगर मैंने बी को पुल किया तो ए एज इट इज यही छूट जाएगा और बी निकल जाएगा, तो फिर ये नीचे गिरेगा. समझ में आ रही है बात? बट हाँ, अगर ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है तो क्या होगा? तो फ्रिक्शन क्या करने की कोशिश करता है? फ्रिक्शन स्लिपिंग को अपोज करता है. यस. अगर मैंने बी ब्लॉक को राइटवर्ड पुल किया है तो बी एक्सेलरेट करेगा राइट की डायरेक्शन में. बी की वेलोसिटी बढ़नी चालू हो जाएगी. ए की वेलोसिटी भी बढ़नी चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में स्लिपिंग रुकी रह सकती है, अदरवाइज दे विल स्टार्ट टू स्लिप. यस. सो मैंने बी को पुल किया, यहां से बी की वेलोसिटी बढ़नी चालू हो गई, उसी रेट से ए की वेलोसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वो स्लिप करने लगेंगे. तो फ्रिक्शन क्या करेगा? कैन यू टेल मी इन विच डायरेक्शन फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द ब्लॉक ए? हाँ, राइटवर्ड. यस, क्योंकि बी के पास जो एक्सेलरेशन है वो राइटवर्ड मिलने वाला है इस फोर्स की वजह से, तो फ्रिक्शन ए को भी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा और उतना ही एक्सेलरेशन देगा जिससे कि वो दोनों स्लिप ना करें. ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, कोई एजेंट लगा रहा होगा,
उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, इसे तो मैं 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन कुछ भी रख सकता हूं। बट किसकी लिमिट है? फ्रिक्शन की लिमिट है। तो क्या फ्रिक्शन ब्लॉक ए को हमेशा उतने से एक्सेलरेट करा पाएगा जितने से बी को एक्सेलरेट कराया जाएगा? आंसर इज नो, नॉट ऑलवेज। यस, तो यहां पे हम एक पॉइंट समझ सकते हैं कि हाँ, फॉर सम स्मॉलर वैल्यूज ऑफ द अप्लाइड फोर्स A and B will move together, they will not slip, but F जब एक वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा जिससे कि फ्रिक्शन A को अब उतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता जितना F B को प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर इन दोनों में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर कुछ वैल्यू ऑफ F तक तो ये एक साथ मूव कर सकते हैं ना, दे कैन मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। यस दे कैन। ओके, सो हमें यहाँ पे यही समझना है, हम यहाँ पे यही निकालने वाले हैं कि f की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जहां तक ये दोनों एक साथ जा रहे हों, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं f की वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसपे कि इन ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो। मोशन तो जैसे ही आप f लगाओगे ये सरफेस स्मूथ है, ये चलना चालू कर देंगे, पर मेरा सवाल है a और b के बीच में स्लिपिंग कब स्टार्ट होगी? आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, सिंपल सी बात है, तब स्टार्ट होगी जब requirement of friction on body A will exceed the maximum available friction between them, क्योंकि A को एक्सेलरेट फ्रिक्शन करा रहा है, तो अगर B इतना एक्सेलरेट कर गया कि जो A को भी उतना एक्सेलरेट कराने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए वो फ्रिक्शन मैक्सिमम अवेलेबल से भी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब स्लिपिंग हो रही है, वो मिलेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो ये सिंपल फिलॉसफी हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। लेट्स सी द स्टेप्स वी विल फॉलो टू सॉल्व दिस सिचुएशन। ओके, नाउ step number 1, what we do is step 1 is calculate. Okay, let me write the question for you. Question is find minimum value of f, minimum value of f for which blocks starts to slip on each other. I'm not saying on surface पे तो वो जरा सी वैल्यू पर ही स्लिप करने लगेंगे, सरफेस स्मूथ है। हाँ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो फिर ये भी देखना पड़ता कि ये सरफेस पर भी कब स्लिप करेंगे, वो भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको थ्योरी या जो आइडिया या फिलॉसफी वो मैंने आपको अभी समझाई है, आप वापस जाके सुन सकते हैं उसे एक बार और स्टेप्स मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप मैं बच्चों यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ये तो कॉमन है, लॉज ऑफ मोशन में आप ये बहुत कर चुके हैं। ड्रॉ FBD of each block, ठीक है, and calculate maximum static, इसे अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, static friction between each contact surface, जितनी भी हैं। This is my first step, I'll follow. Okay, let's do it. Block A, इस पे एक फोर्स लग रहा है mg और एक लग रहा है नॉर्मल ऑन A by B, इसे मैं N बोल देता हूं। आपको फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, है ना? तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा इसे मैं F1 या FS1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है, FS1। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी आपके पास? म्यू इंटू दिस एन। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो एन है, इन दिस केस एन इज इक्वल टू mg फ्रॉम वाई डायरेक्शन मोशन। हाँ, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा होगा वाई डायरेक्शन में तो फिर एन mg से डिफरेंट भी हो सकता है। तो म्यू एन, जो कि इस केस में कितना निकल के आ जा रहा है मेरे पास, FS1 मैक्स, ये निकल के आ जा रहा है मेरे पास म्यू mg। इन दिस केस मैंने अप्लाई कर दिया। स्टेप नंबर 2, ठीक है,
स्टेप नंबर 2 इज सिंपल. फ्रिक्शन क्या चाहता है? व्हाट इज द मेन आइडिया जिससे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था? कि फ्रिक्शन का रोल ये है कि फ्रिक्शन विल ट्राई इट्स बेस्ट फॉर टू अपोज स्लिपिंग बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस. तो फ्रिक्शन हमेशा स्लिपिंग को अपोज करता है, उसके लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो करता है ना. वो आगे भी एक्ट हो सकता है, पीछे भी, लेफ्ट राइट किधर भी एक्ट हो सकता है पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, बट इट विल ट्राई टू अपोज स्लिपिंग. ओके, सो लेट्स सी. यहां पे आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट स्टेप ये हो गया. स्टेप नंबर 2 इज सिंपल. assume मुझे पता नहीं, आई एम assuming that both blocks are moving together. So you have to assume this. आप मान लो कि दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहे हैं, कुछ वैल्यू ऑफ एफ तक तो जाएंगे ही जाएंगे. एंड कैलकुलेट their acceleration. अब अगर दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहे हैं, इसका मतलब है दोनों एक ही वैल्यू से एक्सेलरेट कर रहे हैं. एक साथ जाने का मतलब काइनेमेटिक पैरामीटर सेम होंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. सो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि आप इन दोनों को एज ए सिस्टम ट्रीट कर लीजिए. दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम ट्रीट कर लीजिए. आपका ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है. कंसीडर दिस एज ए सिस्टम और इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस ही ड्रॉ करिए. फायदा क्या हो जाएगा कि ए एंड बी के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा था वो इंटरनल हो गया. ठीक है. अच्छा, हाँ, यहां फ्रिक्शन आ सकता था. फ्रिक्शन बाई सरफेस ऑन बी आ सकता था, बट सरफेस मैंने फिलहाल स्मूथ ले रखी है. तो आपको यही एक फोर्स दिख रहा है कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में. और नीचे की तरफ डेफिनेटली टोटल मास आएगा m प्लस m इंटू जी, और एक नॉर्मल आएगा बच्चों फ्रॉम द फ्लोर, जो कि मैं बोल दे रहा हूं n नॉट. इसके अलावा और कोई फोर्स तो नहीं आ रहा है. वाई डायरेक्शन में ये फोर्सेस बैलेंस करेंगे एक दूसरे को. n नॉट जो है वो m प्लस m इंटू जी के इक्वल आएगा. तो हम मान लेते हैं कि यहाँ का जो एक्सेलरेशन है वो a है. ठीक है. तो ये एक्सेलरेशन में निकाल सकता हूँ. एक्स डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू मास ऑफ a इंटू ए प्लस मास ऑफ b इंटू ए. दोनों का एक्सेलरेशन सेम है. तो यहाँ पे फिलहाल मुझे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई? F डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M. ये मैंने फाइंड कर लिया. तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. जस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन द माइंड कि ये हम स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं. ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप. नाउ सी अबाउट थर्ड स्टेप. ओके, सो व्हाट इज थर्ड स्टेप? So step number 3 is draw free body diagram of the body whose source of acceleration is friction. उसका और कुछ ना लग रहा हो, क्योंकि कोई ना कोई ब्लॉक होगा जिसको एक्सेलरेट सिर्फ फ्रिक्शन करा रहा है. ठीक है. तो स्टेप नंबर 3 इज ड्रॉ FPD of the body whose source of acceleration is friction alone, yeah, whose cause of acceleration rather than source, whose cause of acceleration is friction alone. फिलहाल ऐसा बॉडी कौन सा है? बी को तो कैपिटल F एक्सेलरेट करा रहा है, ए को सिर्फ फ्रिक्शन करा रहा है. तो फिलहाल ये बॉडी मेरे पास ए है. तो मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे वापस से. तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या दिखेगा अब आप समझ लीजिए. mg दिखेगा, वो नॉर्मल दिखेगा बिटवीन ए एंड बी, और फ्रिक्शन दिखेगा क्योंकि ए के पास एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन ही है जो एक्सेलरेशन इसे प्रोवाइड करेगा. तो डेफिनेटली फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए मस्ट बी in this direction. So this is the friction acting on A. So I write it as FS1. Why did I write FS1? जबकि ये तो एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है. हाँ, मूव कर रहा है, बट स्लिपिंग नहीं हो रही है. फ्रिक्शन इज नॉट काइनेटिक, फ्रिक्शन इज स्टैटिक. ओके, सो इट इज FS1 ओनली. वेल, सो अब आप FS1 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे. सो दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग रिक्वायर्ड फ्रिक्शन. तो
इसके बाद अपन को क्या करना है, कैलकुलेट रिक्वायर्ड फ्रिक्शन to have that acceleration, to have that acceleration। मतलब ये जो एक्सेलरेशन हमने एज्यूम किया, इतना एक्सेलरेशन होने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए वो निकाल लेते हैं। सो ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ से ही आ जाएगा, F इक्वल टू ma, इसका मास स्मॉल m है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे आपका जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आ रहेगा वो कितना आएगा, Fs1 रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं तो आपको मिल जाएगा Fs1 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू स्मॉल m F डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये आपके पास एक टर्म निकल के आ गया, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। अब बहुत सिंपल सी चीज है, नाउ यू विल कंपेयर, जस्ट कंपेयर कि ये जो रिक्वायरमेंट है, स्टेप 1 में हमने मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन निकाला है, तो कंपैरिजन क्या करेंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन क्या फुलफिल कर सकता है। अगर हाँ तो well they will move together, they will not slip, and if no then assumption is wrong, they are not moving together, they are slipping, and if they are slipping then friction is kinetic and whose value I know anyway। yes, static में इतना क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि static can be anything from 0 to its maximum, kinetic तो मुझे पता है ना वो mu n होता है, ठीक है। so what is next step is to compare the required friction and the maximum available friction, see how we do that, okay। so that is our next step, that is step number 4। so step 4, what it says, compare Fs required with Fs max बिटवीन दैट सरफेस जहां आपने रिक्वायर्ड निकाला है। तो ये रिक्वायर्ड बिटवीन ए एंड बी आया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है, से इफ Fs required is less than or equal to Fs max, then assumption is correct, और assumption था क्या, that is blocks are moving together means not slipping, okay, means not slipping। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं जो मैंने पिक किया था, यहां मुझे मिनिमम फोर्स निकालना था जिससे कि वो जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करे, तो इंपेंडिंग स्टेट तक ही निकालना था, है ना। उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, रिक्वायरमेंट को किसके इक्वल कर दूंगा, Fs max के इक्वल कर दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा वह मैं अभी आपको बता रहा हूं। और दूसरा क्या केस बन सकता था यहाँ पे, दिस इज केस 1, कंपेयर किया मैंने, और केस 1 ये बन सकता है। इसको आप दोनों तरीके से यूज करिए, वाइस वर्सा भी आप यूज कर सकते हैं। आप अगर बोलें कि इफ यू वांट कि ब्लॉक स्लिप ना करें, तो मैं बोलूंगा कि रिक्वायरमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू Fs max। सो आप यहाँ पे वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं, दिस कैन बी यूज्ड इन अपोजिट सेंस आल्सो। अच्छा, केस 2 पर जाने से पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम करना चाहूंगा। देखिए, तो ये जो वैल्यू मेरे सामने लिखी हुई है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की, उसे हम ऐसे ही रखते हैं और इसमें पुट करके देखते हैं। तो फॉर दिस क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं, फॉर ब्लॉक्स नॉट टू स्लिप, what will I do? I will write this Fs required must be less than or equal to Fs max. So what is this? It is small f m divided by small m plus capital M less than or equal to Fs max. I hope you remember it was mu mg हमने निकाला था फर्स्ट सरफेस के बीच में। So what is f I am getting? Small m cancelling out, so I am getting f should be less than or equal to this mu into small m plus capital M into g. So this is the minimum
फोर्स। अब यहाँ पे मिनिमम फोर्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जा रही है, आप पता कर पा रहे हैं? ठीक है, कि आपका कम से कम फोर्स स्लिपिंग स्टार्ट कराने के लिए, मैंने नॉट टू स्लिप के लिए मैक्सिमम आ गया, स्लिपिंग स्टार्ट कराने के लिए लिखते तो बोलते कि एफ एस रिक्वायर शुड बी ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, तो वो स्लिप कर जाएंगे, तो ऐसा करते तो एफ शुड बी ग्रेटर देन दिस नंबर, वो आ जाता। ठीक है, मैं यहाँ से अगर नॉट रिमूव कर दूं, फॉर ब्लॉक्स टू स्लिप दिस शुड बी ग्रेटर, दिस शुड बी ग्रेटर, दिस शुड बी ग्रेटर एंड दिस शुड बी ग्रेटर। तो आप बोल सकते थे मिनिमम फोर्स नीडेड फॉर them to slip is mu m plus m into g. I hope you are understanding. बट थ्योरी कंप्लीट करने के लिए मुझे केस 2 भी लेना चाहिए, तो केस 2 मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखेंगे। तो मैं फिलहाल इसे मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे। तो इसका जो केस 2 है वो क्या है, देखिए केस 2, इफ आपने इतना किया और आपने पाया कि एफ एस रिक्वायर्ड वो बड़ा आ जा रहा है एफ एस मैक्स से, इसका मतलब क्या है, देन assumption is wrong, assumption is wrong, that is blocks are slipping, ठीक है, on each other definitely, ठीक है, means friction acting between them is kinetic, friction acting between them is kinetic. Then how to find the acceleration? Then the question again, step 2 ही हमारा गलत हो गया ना, तो अपन क्या करेंगे, वापस से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और अब बहुत इजी है ये कंक्लूड करने के बाद। मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको इतना लंबा लग रहा है, जब हम न्यूमेरिकल लेंगे ना इट विल हार्डली टेक 3-4 लाइन्स टू सॉल्व। हाँ, इन माइंड यू हैव टू थिंक दिस, ओके। सो then what we'll do, we'll again draw free body diagram, we'll now consider friction to be kinetic and solve. So इसके बाद जो हम करेंगे, हम वापस से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैंने ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम वापस से ड्रॉ किया, ब्लॉक बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एक्सेलरेशन नाउ। सो इसके ऊपर एफ लग रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन ए को पीछे खींचेगा तब तो स्लिपिंग और होने लगेगी ना, फ्रिक्शन काइनेटिक होने के बाद भी ए के ऊपर लगेगा तो किस डायरेक्शन में, आगे ही लगेगा। दिस इज एफ के। एक्शन रिएक्शन के हिसाब से बी के ऊपर, ए किधर लगाएगा, पीछे एफ के। बाकी तो एम जी नॉर्मल तो आप लोग समझ ही पा रहे हैं ना, तो एम जी नॉर्मल भी दिखा देते हैं मैं हम यहाँ पे, तो एम जी और ये इनके बीच का नॉर्मल। अच्छा, ब्लॉक बी के ऊपर क्या होगा, ब्लॉक बी पे ये नॉर्मल आएगा, ठीक है, जो ए लगा रहा होगा, ब्लॉक बी पे ये फोर्स आएगा कैपिटल एम जी, नीचे से एक नॉर्मल आएगा एन नॉट, और फ्रिक्शन आ सकता था पर वो सरफेस अभी स्मूथ है। अब आप एक्सेलरेशन अज्यूम कर लीजिए इनके, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कुछ डिफरेंट आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी अब डिफरेंट आएगा, बिकॉज दे आर स्लिपिंग, दैट्स द मीनिंग, दे आर स्लिपिंग। सो फॉर ए, कैन यू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए? यस, एक्स डायरेक्शन में आप क्या लिखेंगे, एफ के, और इस एफ के की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू इंटू एन, ओके। और एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एन की वैल्यू स्मॉल एम जी के इक्वल होगी। यस, सो फॉर ए आई कैन राइट, सो फॉर ए आप देखिए मैं लिख सकता हूं, फोर्स क्या है, म्यू एन विच इज म्यू एम जी is equal to m acceleration of a, so acceleration of a comes out to be mu g, ठीक है। and what about acceleration of b? so b के लिए भी आप समझ सकते हैं, for b आप क्या लिखेंगे, f minus friction which is mu mg equal to m into acceleration of b, this is mass of b, so acceleration of b comes out to be f minus mu mg divided by कैपिटल एम, सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी। हाँ, अगर केस 1 ही रहता है वो ट्रू हो जाता है ना, कि एफ एस रिक्वायर्ड इज लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स, तब एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जो हमने स्टेप 2 में निकाला है, एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, वही रहेगा, फिर आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम। समझ में आ गया आपको?
ठीक है, देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और इसके डायरेक्ट अप्रोचेस भी होते हैं और उनमें लोग गलतियां बहुत करते हैं, इसलिए मैं उन्हें प्रेफर नहीं करता। ठीक है, जैसे जैसे आप थोड़े एक्सपीरियंसड होते जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, फिर मैं आपको रिवील कर दूंगा कि वो चीज थोड़ा और फास्ट कैसे कर सकता है। ठीक है, फिलहाल फॉलो दिस लाइंस जो मैंने आपको समझाई हैं। ओके, लेट्स टेक ए क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया उसी के ऊपर। एक ब्लॉक, इसका मास ले लेता हूं मैं 5 kgs, कैप्ड ओवर ए ब्लॉक। ठीक है, और इस ब्लॉक का जो मास है वो ले लेते हैं अपन 10 kgs। ठीक है, मैंने एक फोर्स इस पर लगा दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या इस बात से? जी नहीं। ये सरफेस बॉटम में फिलहाल स्मूथ ही रख लेता हूं, अगले केस में अपन इसे रफ लेंगे। ठीक है, देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेसेस एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हियर, सपोज आप फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे है, फाइंड मिनिमम, वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ required such that blocks starts to slip on each other। और एक और तरीके से लिख सकता हूं मैं, क्या? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ such that block does not slip on each other। ये दोनों एक ही बात है, आप पेंडिंग स्टेट में ही लेके आ रहे हैं। जस्ट अबाउट टू स्लिप एंड नॉट स्लिपिंग फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ मीन्स द सेम थिंग फॉर अस। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। So I will follow the steps which I just discussed with you. So see, first step, drawing the free body diagram and finding the maximum friction between all the surfaces. Okay, so I am following step number 1, the free body diagram of 5 kgs. So here the 50 g को मैं 10 ले रहा हूँ, here it is n, there is a friction between these two। I do not know इसका डायरेक्शन किधर आ रही है, I'll find it out। यहाँ पे मैंने फोर्स F लगा के रख दिया है, मेरा एम है यहाँ पे फ्रिक्शन निकालना, तो मैं यहाँ फटाफट से लिख लेता हूँ कि मेरा Fs1 कितना आएगा। सो आई एम राइटिंग Fs1 max, it is equal to mu into n। So mu is 0.5, n is 15 this case, so nothing to worry about, it comes out to be 25 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, बस यही फ्रिक्शन है। हाँ, आप अगर बी का फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊं, दिस इज ऑफ 10 केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपके पास 100, और यहाँ पे एक नॉर्मल आ रहा है n, नीचे से एक नॉर्मल आ रहा है n नॉट। अब आप समझ सकते हैं कि जो f है वो इसे एक्सेलरेशन किधर की तरफ देने वाला है, राइट की तरफ। तो फ्रिक्शन चाहेगा कि 10 kg भी राइट की तरफ जाए, तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है ऑन 10 kg इट विल बी फॉरवर्ड। ठीक है, एक ही फ्रिक्शन है तो 1 नहीं लिखता हूं मैं, सिर्फ एफ ऐसे लिख देता हूं, और डेफिनेटली 5 kg पे फिर क्या हो जाएगी, ये बैकवर्ड। समझ में आ रहा है बात, कैसे डिसाइड किया हमने डायरेक्शन? जिस पे फ्रिक्शन, जिस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन ही है, उससे सोचा मैंने सोचा कि ये एफ इसको राइटवर्ड एक्सेलरेट करेगा, स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन 10 kg को भी राइटवर्ड एक्सेलरेट कराएगा, और 10 kg को एक ही फोर्स से जो एक्सेलरेट करा सकता है दैट इज फ्रिक्शन, इसलिए फ्रिक्शन कहां पे आना चाहिए, राइट में। ठीक है, और यहाँ फ्रिक्शन किधर आना चाहिए, लेफ्ट में। सो दिस इज द थिंकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टेप 1 is over, let's move to step 2। so step 2 is the assumption। ठीक है, assume they are moving together। so मान लिया मैंने,
क्या करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा दोनों का। सो 5 kgs 10 kgs दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्स लग रहा है यहाँ पे F, नीचे की तरफ 150 और यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा N0 और कोई फोर्स नहीं आएगा। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक विल बिकम इंटरनल। अब मैंने माना है कि ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो फिर इनका मैं अब क्या फाइंड कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन। तो इनका जो एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। सो आई विल राइट दिस फोर्स F in x direction is equal to 5a plus 10a. So a will be equal to F by 15. I'll make it equation 1. ठीक है, दिस इज F by 15. अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल, अब मैं निकालूंगा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज स्टेप 3. सो ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक जिसे एक्सेलरेट कराने वाला सिर्फ फ्रिक्शन है, और ऐसा ब्लॉक है कौन सा हमारे पास, दैट ब्लॉक इज 10 kg विद अस. सो लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg. सो स्टेप नंबर 3 वी आर अबाउट टू फॉलो. सो 10 kgs, 10 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ गया है, ऊपर आपको लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली 10 kg पे जो फ्रिक्शन है वो इधर लगना चाहिए. बाकी फोर्सेस आप लिख दीजिए, यहाँ पे 100, यहाँ पे N0, ठीक है, और ऊपर से N. पर यहाँ और कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो आप x डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बनाओगे, यू विल राइट Fs रिक्वायर्ड, दिस इज योर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, इज इक्वल टू मास ऑफ दिस 10 into acceleration. So I will write 10F by 15. Okay, this will be 10F by 15. Fs required. आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2F by 3. ठीक है, सो दिस इज Fs required 2F by 3. ओके, अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 4. व्हाट इज स्टेप नंबर 4 इज टू कंपेयर. स्टेप नंबर 4 कंपेयर कर लो. क्या चाहते क्या है, क्वेश्चन था फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F जिससे स्लिपिंग होने लगे, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F जिससे स्लिपिंग ना हो. आप बात एक ही है, आप किसी के लिए भी सॉल्व कर लें. तो सपोज मैं सॉल्व करना चाहता हूं मिनिमम F फॉर विच स्लिपिंग स्टार्ट्स, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, F जो S रिक्वायर्ड है उसे बड़ा कर दूंगा Fs मैक्स से. ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, Fs रिक्वायर्ड इज 2F by 3, बड़ा है किससे, 25 से, तो मेरे पास F बड़ा आ जाएगा 75 by 2 से, यानी F बड़ा होना चाहिए 37.5 न्यूटन. ठीक है, यानी F की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 37.5 न्यूटन. सो ये तो हम फाइंड करना चाह रहे थे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ F नीडेड such that they start to slip. हाँ, अगर उल्टा लिख दे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच they does not slip, तो मैं लिखता है Fs required should be less than or equal to Fs max, और फिर यही आता, वहां मैक्स आ जाता, दैट्स इट. तो आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट वी आर डूइंग, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना भी लिख रहा हूँ, अदरवाइज 1-2 लाइन में ही मैं इसे कर पाऊंगा, है ना. चलिए, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी आइडिया पे बेस्ड, जिसमें कि बॉटम सरफेस पर भी फ्रिक्शन है. सो लेट्स सी दैट आल्सो. चलिए, let's consider the question here. Take the same blocks, say 5 kg, दूसरा 10 kg, second block 10 kg, kept over the other. और मैंने इस बार फोर्स लगा दिया आपका 10 kg पे. ये सरफेस का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है μ1 बोल रहा हूं, ये है आपके पास 0.5. इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आई एम टेलिंग इट μ2, इट इज 0.5.
2। ठीक है, क्वेश्चन मेरा अब भी वही है। चलिए क्वेश्चन आप लिखिए इसे, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ such that blocks does not slip on each other. Okay, so how will you solve this? See, draw first of all step 1 as usual I'll follow step 1, finding the maximum static friction। तो एक फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसमें फ्रिक्शन को दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे नॉर्मल्स चाहिए बेसिकली। यहाँ पे एक नॉर्मल N1 आएगा 5 kg और दूसरा मेरे पास 10 kg है, और यहाँ पे एक N1 तो आएगा ही आएगा ऊपर से, साथ में नीचे 100, एक नॉर्मल नीचे से आएगा N0 और फ्रिक्शन। एक फ्रिक्शन लगेगा कहाँ पे? एक फ्रिक्शन लगेगा मेरा इन दोनों के बीच में, और एक लगेगा सरफेस और इसके बीच में। अब डायरेक्शन के बारे में ऐसे सोच लो, एफ ऐसे राइटवर्ड खींच रहा है तो यहाँ तो स्लिपिंग होनी पड़ेगी। सरफेस जो है ना, ग्राउंड या सरफेस आप कुछ भी बोल दीजिए, तो वो सरफेस तो मूव नहीं कर सकती, तो वो सरफेस मूव नहीं कर सकती, तो वहां तो डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन आने वाला है, तो ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही रहेगा। और इसकी जो वैल्यू है वो आप क्या लिखोगे? μ2 इनटू कौन सा नॉर्मल यूज करोगे, N1 या N0? तो नॉर्मल बिटवीन द सर्फेसेस इन कांटेक्ट आता है, तो ये फ्रिक्शन सरफेस एंड 10 kg के बीच में आ रहा है, तो नॉर्मल भी सरफेस एंड 10 kg वाला ही रहेगा, तो कौन सा रहेगा? N0। सो इट विल बी μ2 N0। अच्छा, ये पीछे आ गया और इस पे आप एक फोर्स F इधर लगा रहे हैं। अब ये एक्सेलरेट तो इसकी वजह से करेगा, फ्रिक्शन तो खुद से थोड़ी एक्सेलरेट करेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन विल बिकम द कॉज ऑफ स्लिपिंग। ठीक है, तो एक्सेलरेशन राइट की तरफ आएगा, एक्सेलरेशन राइट की तरफ आएगा, तो ये वाला फ्रिक्शन इसे एक्सेलरेट राइट की तरफ ही करने देगा। तो ये आपका फर्स्ट वाला फ्रिक्शन है। गेस लेट मी राइट, दिस इज F2, दिस इज F1, और F1 इस पे पीछे लगेगा क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो डायरेक्शन समझ में आया आपको? F1 राइट की तरफ क्यों लिया मैंने 5 kg पे? क्योंकि 10 kg राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स विल ट्राई इट्स बेस्ट टू एंश्योर कि इनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए 5 kg को भी राइट में ही एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगा। तो किधर लग गया वो? राइट की तरफ। और न्यूटन थर्ड लॉ से 10 kg पे वो फ्रिक्शन किधर आ गया? लेफ्ट की तरफ। ये तो डायरेक्शंस भी हो गई, हम काफी आगे निकल गए, है ना? तो आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज ही निकालनी है, और ये जो F1 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? तो निकाल के रख लो आप, F1 मैक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? यहाँ का म्यू विच इज μ1 और यहाँ का नॉर्मल विच इज N1। सो μ1 इज 0.5 और N1 आप यहाँ से सीधा सीधा क्या देख रहे हैं? 50। सो दिस इज व्हाट? 25 न्यूटन। अच्छा, दूसरा F2 मैक्स, अब वो तो काइनेटिक है, सो मैक्स की कोई बात नहीं है, सो μ2 N0, सो μ2 is 0.2 and what is N0? So N0 is equal to 100 plus N1, तो 100 plus N1, N1 is 50, so it will be 150, so 0.2 into 150, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। So this is what you have done in the first step, finding the maximum value of static friction। फोकस करिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन मैंने कैसे फाइंड किया, फोकस करिए। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट इज स्टेप नंबर 2? अज्यूम दे आर मूविंग टुगेदर, और यही चाहिए फिलहाल मुझे। अज्यूम ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो दोनों का कंबाइंड। So this is free body diagram, 5 cases, 10 cases, फोर्स किस पे लग रहा है? 10 cases पे। अच्छा, ये फ्रिक्शन अब भी एक्सटर्नल होगा which is F1, which is Fk, whose value is 30, ये तो लगेगा ही लगेगा। बाकी हाँ, आप mg नॉर्मल दिखा सकते हैं, सो कितना हो गया? 150, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल N0। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स बिकेम इंटरनल, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स बिकेम इंटरनल, और इनका कंबाइंड एक्सेलरेशन आपने कितना एज्यूम कर लिया? a। तो आप यहाँ से a निकाल सकते हैं, बिल्कुल। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है F, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है 30, इज इक्वल टू, दोनों का सेम ही है एक्सेलरेशन, 5a प्लस 10a। सो a की जो वैल्यू आएगी अपने पास, सिंपल सी क्या निकल के आ जाएगी a की वैल्यू? सो वैल्यू ऑफ a यू विल गेट इट इक्वल टू व्हाट? 5 यानी F माइनस 30
divided by 15. This is the value of a you got. रख लेते हैं इसे संभाल के. अब क्या करेंगे अपन? Now we will use the last step, the step 3 है ना. This is step 3. We'll calculate Fs required. तो कौन से ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिसे सिर्फ फ्रिक्शन एक्सेलरेट कर रहा हूं, और वो कौन सा है? 5 kg. तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, 5 kg एक्सेलरेशन राइट की तरफ, फ्रिक्शन राइट की तरफ. इट इज F1 या Fs1 जो भी लिखना चाहो आप. इट इज स्टैटिक. ध्यान रहे ये स्टैटिक है और ये वाला फ्रिक्शन काइनेटिक है. मैंने 1 2 में आपको कंफ्यूज नहीं करना है. सो ये जो फ्रिक्शन था मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये F2 है. ठीक है, ये F1 है. तो आप क्या लिखोगे? F1 का जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ रहा है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन. बाकी आप लिख सकते हो 50 और यहाँ पे नॉर्मल n. सो क्या आएगा आपके पास? 5 इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन आपके सामने है 5 इंटू F minus 30 divided by 15. So you will get F minus 30 divided by 3. ठीक है, this is your F1 required. अब आप क्वेश्चन की डिमांड देख लीजिए कि what you want कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे. So for block not to slip, for blocks not to slip, that is step 4 I am following. I'll write Fs required should be less than or equal to Fs max. So what will I get then? F minus 30 divided by 3 should be less than or equal to Fs. अच्छा, ये कौन सा वाला? 1 वाला. तो F1 max की वैल्यू कितनी है अपने पास? 25. So what I get? F minus 30 less than or equal to 75 है ना. So F must be less than or equal to 30. इसमें ऐड कर दीजिए. So it will be 105 न्यूटन. So आंसर क्या आ गया कि मैक्सिमम फोर्स अप टू विच दे कैन मूव टुगेदर इज 105 न्यूटन. अब मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कुछ और सवाल भी पूछना चाहूंगा. ठीक है, देखिए क्या. फिलहाल आप इसे नोट कर लें. इतना तो आप समझ ही गए होंगे. ओके, नोट इट डाउन. So now my question is, if applied force F is exactly 105 Newton, then find friction force acting on the blocks. तो क्वेश्चन है मेरा, if F is exactly 105, फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूएशन में. सो F is equal to 105 Newton. Find friction acting on these blocks. Okay, कैसे पता करेंगे? अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है. हम मान लेंगे कि ये ब्लॉक्स एक साथ जा रहे हैं. ठीक है, वैसे तो मैंने अभी सॉल्व कर रखा है तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ. मैं मान रहा हूँ जैसे मुझे पता ही नहीं है कि 105 पे क्या हो रहा है. तो मैं क्या करूंगा? assume they are moving together और फटाफट एक्सेलरेशन निकाल दो आप. तो वही जो अभी मैंने डायग्राम मिटाया वही वापस से बना लोगे आप. 5 kgs 10 kgs और यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना लगा हुआ है आपने? 105. अभी वैल्यू पुट कर दो उसकी और नीचे की तरफ. अब एग्जाम में तो हम जितना कम लिखें उतना अच्छा है. किसमें? अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देने वाले हैं बोर्ड्स में, जितना जरूरत हो उतना लिखना चाहिए, है ना. तो आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर की तरफ मैंने मान लिया, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फटाफट, डायरेक्ट ही आ जाएगा मेरे पास. हाँ, ये मत भूलना, यहाँ पे फ्रिक्शन है F2 जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना? 30. सो एक मुद्दा तो बहुत क्लियर है कि अगर ये जो अप्लाइड फोर्स F है वो 30 से छोटा है तब तो ये ब्लॉक यहाँ से हिलेंगे ही नहीं. ठीक है, वो भी मैं आपसे अभी पूछूंगा. खैर फिलहाल इस नंबर के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ. तो एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे आप? लिखोगे 105 माइनस 30 इक्वल टू
15 है, 10a प्लस 5 है, तो कितना बच गया 75. So write 75 divided by 15 is equal to a. So a कितना आ रहा है आपके पास? a आपके पास आ रहा है यहाँ से 5. Means both the blocks are moving with what acceleration? 5. बट अभी खुश नहीं हो जाना है, आपको वेरीफाई करना है कि फ्रिक्शन कहीं एक्सीड तो नहीं कर गया. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के चेक करेंगे 5 केसेस का. सो लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 केसेस. तो 5 केसेस पे यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन ही आएगा, दिस इज F1. इसके पास एक्सेलरेशन है कितना 5 का, बाकी फोर्स मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ. तो क्या आप मुझे यहाँ से F1 रिक्वायर्ड की वैल्यू बता सकते हैं? यस, इट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन. सो हाउ मच विल आई गेट? आई एम गेटिंग 25 न्यूटन. You can check F1 required is exactly equal to F1 max. क्योंकि आपने वही तो फोर्स निकाला है, मैक्सिमम फोर्स ही तो पुट कर दिया. तो what is the friction acting? This is maximum static friction, and that's so friction acting is equal to F1 max. It is equal to 25 Newton. ठीक है, this is the friction acting. कोई परेशानी आपको यहाँ पे? एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू? दिस इज एनीवे काइनेटिक है, कितना एक्ट हो रहा है 30. तो फ्रिक्शन बिटवीन 5 एंड 10 25 न्यूटन, फ्रिक्शन बिटवीन 10 एंड द सरफेस 30 न्यूटन. आंसर है इस पार्ट का. ठीक है, अब अगला पार्ट मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूं, दैट इज इफ F इज इक्वल टू से 50 न्यूटन 50. ठीक है, F is 50 Newton. Then find friction acting between the blocks. चलो मैं इसे होमवर्क देता हूं आपको, पता तो चलेगा कि आप सोच पा रहे कि नहीं. So this is homework here. तो मेरा होमवर्क है यहाँ पे आपके लिए. If F is equal to 50 Newton, find friction between each contact surface. यानी दोनों जगह निकालना है आपको. यही सेम क्वेश्चन आप एक और कर रहे हैं सॉल्व. इफ F, अच्छा फ्रिक्शन भी बताइए. ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन, ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स. ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करना है. इफ सेम टू सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करना है. इफ F इज इक्वल टू 20 न्यूटन. ठीक है, और तीसरा आपको सॉल्व करना है थर्ड पार्ट, फाइंड यही करना है. इफ F इज इक्वल टू 200 न्यूटन. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. फ्रिक्शन बिटवीन ईच कॉन्टैक्ट सरफेस एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ applied force is 50 Newton, applied force is 20 Newton, applied force is 200 Newton. देखते हैं आपका दिमाग कैसे काम करता है. सब कुछ जरूर सॉल्व करना है, और आज ही लेक्चर देखने के बाद मुझे ग्रुप पे आंसर बताना है इसका. ओके वेल, तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं. इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे. थैंक यू.